जो भी ऐसे लोग हैं। तो मॉनसून एक तरह से अपने पूरे चरम पर है। कहीं पे बेहद भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है, जैसे गुजरात जैसे इलाकों में। कहीं बाढ़ लगातार ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे बिहार और असम की बात करें। वहीं ये मौसम विभाग का कहना है कि अब मॉनसून जो है उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इसका मतलब है कि जल्दी ही पूरा देश मॉनसून के पूरे घेरे में होगा, पूरी छाया में होगा। आज बात करते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति है, जहां तक बारिश और बाढ़ के हालातों की अगर हम चर्चा करें तो, और आने वाले वक्त में किस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। हम विशेषज्ञों से जानेंगे, अपडेट जानेंगे अपने संवाददाताओं के साथ। फिलहाल शुरुआत करते हैं अपनी एक रिपोर्ट के साथ। मॉनसून अभी अपने पूरे रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। लगभग पूरे देश में आने वाले कुछ दिनों में छा जाने की संभावना है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की फुहार देखने को मिली, तो साथ ही मेरठ, पलवल, मुजफ्फरनगर, मथुरा जैसे इलाकों में हल्की आंधी तूफान और बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि गुजरात के सौराष्ट्र और आसपास के इलाकों में बने निम्न दबाव के कारण गुजरात के कई इलाकों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। 2 दिनों के बाद बारिश में कमी की संभावना है। अभी तक के हालात बताते हैं कि बारिश की सीजन का सबसे ज्यादा बारिश सौराष्ट्र के जूनागढ़, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, अमरेली और देवभूमि द्वारिका जिले में दर्ज की गई है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी घुस गया और सभी नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। सबसे ज्यादा समंदर इलाकों के आसपास भारी वर्षा हुई है, जिनमें पोरबंदर में 10 इंच, देवभूमि द्वारिका में 12 इंच, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जिले में 5 से 3 इंच तक वर्षा हुई है। बिहार में बाढ़ के हालात गंभीर बने हुए हैं। बिहार में पिछले 12 घंटों में कुछ स्थानों पर भारी से औसत वर्षा होने के कारण कुछ नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। कटिहार में भारी बारिश के बाद महानंदा नदी 2 जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दरभंगा में अधवारा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर 70 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। पूर्णिया में परमान नदी और भागलपुर में घोघा नदी खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य के भागलपुर, रोहतास, पटना और नवादा में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में 10 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। असम में पिछले 24 घंटे में बाढ़ की हालात में सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि बचाव कार्यों में लगे राहत कर्मी अभी भी अलर्ट हैं। पिछले 24 घंटों में बाढ़ की वजह से राज्य में किसी की भी मौत की खबर नहीं है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य के 17 जिलों में तकरीबन 1073 गांव अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों में तकरीबन 6.5 लाख से अधिक लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य की 45,000 हेक्टेयर से अधिक फसल भूमि जलमग्न है। राज्य भर में बाढ़ प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए 62 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। मॉनसून की बारिश ने देश के हिस्सों में समस्या पैदा की है। महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे में रविवार को लगातार हुई बारिश की वजह से कई जगहों पर हुए जल जमाव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सोमवार को जलभराव की कोई नई घटना सामने नहीं आई है। यहाँ तक कि उपनगरीय ट्रेनों के भी सामान्य परिचालन की खबरें हैं। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है, वहीं उपनगरीय इलाकों में भी बारिश की आशंका है। राज्य के दूसरे इलाकों में भी बारिश का पूर्वानुमान है। मॉनसून अभी अपनी सामान्य स्थिति में बताया जा रहा है, जिसके अगले 9 जुलाई से उत्तर की ओर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों के बड़े इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में बारिश की आशंका है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अगले 12 घंटों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, दक्षिण बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में मध्यम और तेज आंधी तूफान आ सकता है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।
तो ये कुल मिला के स्थिति ऐसी बन रही है कि इस समय मानसून देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय है। हम देख रहे हैं पश्चिमी इलाकों में भी, उत्तर पूर्व और पूर्व के इलाकों में भी, और अब इसके पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर बढ़ने की आशंका। इस वक्त मौसम विभाग क्या कहता है, किस तरह की तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है, तो आप देखिए ये जो गुजरात का इलाका है, यहाँ भारी चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से है अगले 2-3 दिनों के लिए विशेषकर। और ये मध्य भारत का इलाका और साथ में उत्तर का पूरा इलाका, यहाँ पे सावधानी रखने की सलाह दी गई है। और ये जो पीला इलाका आप देख रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश का इलाका, छत्तीसगढ़ का इलाका, इसके अलावा असम, त्रिपुरा और नागालैंड का ये जो इलाका है, यहाँ पे फिलहाल कोई पिछले अगले 2-3 दिनों के लिए कोई गंभीर यहाँ पे चेतावनी नहीं है। और इसके अलावा ये जो हरे इलाके आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के, दक्षिण भारत के ज़्यादातर हिस्सा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु का हिस्सा, फिर उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, यहाँ पे कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जो चिंता की बात है अगले 2-3 दिनों के लिहाज से खासकर ये उसकी अगर हम बात करें तो ये वो तस्वीर है, ये पूर्वानुमान है 8 तारीख का, 8 जुलाई का। तो ये पूर्वानुमान के हिसाब से हम क्या देख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि गुजरात में लगातार जो है सावधानी की स्थिति रहेगी, वहां पे निगाहें रहेंगी, बारिश की वहां पे लगातार वहां पे भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा असम के इलाकों में और इसके अलावा हम देख सकते हैं मेघालय और उसके आसपास के इलाकों में यहाँ पे बारिश होने की आशंका है, तेज बारिश होने की आशंका है। लेकिन जो ज्यादातर जो पूरा इलाका है हम देख रहे हैं, पूरा मध्य भारत, पश्चिम भारत और उत्तर भारत का ज्यादातर हिस्सा, बिहार, उत्तर प्रदेश में ये वो स्थिति है जहां पे ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन कोई गंभीर चेतावनी नहीं जारी की गई है। तो ये इस वक्त जो मौसम विभाग हमें बता रहा है और आगे वाले 2-3 दिनों की जो तस्वीर है वो हमने आपको दिखाई। अब जरा जानने की कोशिश करते हैं अपने विशेषज्ञों के साथ कि किस तरह की स्थिति जो बन रही है उसके क्या मायने हैं, किस तरह की जो है तैयारियां रखने की ज़रूरत है। हमारे साथ कमल किशोर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो सदस्य हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के, और इसके अलावा हमारे साथ एकलव्य प्रसाद जी भी जुड़ रहे हैं जो इन तमाम मामलों को लेकर, जल संबंधी मामलों को लेकर विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और सबसे पहले कमल किशोर जी, मैं अगर आपसे समझना चाहूँ, जिस तरह की तस्वीर हम बनती हुई देख रहे हैं मौसम विभाग की चेतावनी के लिहाज से, हम देख रहे हैं कि लगभग पूरे भारत में और खासकर पश्चिम भारत में और जो पूरा पूर्व का इलाका है, उत्तर पूर्व का इलाका है, वहां पे बारिश की भारी आशंका जताई गई है। कहां कैसे मानसून बढ़ रहा है आगे? मौसम विभाग की जो इस मानसून सीजन के लिए भविष्यवाणी है, जो हालात उभर के आ रहे हैं एकदम उसी के हिसाब से हैं। मौसम विभाग ने कहा था कि इस मानसून सीजन में 102% वर्षा होगी। तो देश के 36 जो मीटेरोलॉजिकल सब डिविजन्स हैं, 36 में से 31 में अभी तक जो रेनफॉल है, जो बारिश हुई है, वो सामान्य या सामान्य से अधिक है। और अभी तक मानसून के शुरू होने से अभी तक पूरे देश में जो सामान्य वर्षा होती है उससे 13% अधिक वर्षा हुई है। लेकिन जहां जहां बाढ़ आ रही है उसमें से अधिकतर इलाके वो हैं जहां हर साल हम ये अपेक्षा करते हैं कि इस बार भी बाढ़ आएगी। और उस हिसाब से केंद्र सरकार की तरफ से अभी कुछ दिनों पहले ही गृह मंत्री जी ने एक समीक्षा की, हमारी तैयारी की, और उस हिसाब से हमारे यहाँ 54 NDRF टीम में पहले ही तैनात कर दी गई हैं। सबसे ज्यादा बिहार में 12 टीमें, असम में 10 टीमें, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 10 और कुछ और राज्यों में 5, 4, 2 ऐसे करके। तो हमारी तैयारी काफी है और हम जनसाधारण तक ये पहुंचाना चाहेंगे बात कि जो भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से डूज एंड डोंट्स जारी किए जाते हैं उनका पालन करें। जब प्रशासन उनको इवैक्यूएट करने के लिए कहे तो उनके साथ सहयोग करें, तो हम इस समस्या से आसानी से निपट सकेंगे। बिल्कुल। और खासकर बिहार और असम जैसे इलाकों की बात की जाए, वहां से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं
कि जलस्तर घट रहा है, कभी फिर खबरें आती हैं कि अगर पहाड़ी इलाकों में बारिश हो गई है, नेपाल के इलाकों में तो जलस्तर बढ़ भी रहा है। तो इन दोनों इलाकों के लिए खासकर एनडीएमए की किस तरह की तैयारी है और किस तरह की चेतावनी इस वक्त लोगों को दी जा सकती है सावधान रहने के लिए? आप सुन पा रहे हैं कमल किशोर जी हमें? हेलो कमल जी, आप हमें सुन पा रहे हेलो। हैं? तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, खासकर जो बिहार और हम देख रहे हैं असम के इलाकों में, वहां पे बाढ़ की स्थिति हर एक दिन बदल रही है। कभी जलस्तर बढ़ रहा है, फिर घटने की भी खबरें आती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आम लोगों को किस तरह की चेतावनी, किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, मैं 3 बातें मुख्यतः कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जो भी रेडियो पे, टीवी पे या किसी और माध्यम से जो भी चेतावनी दी जा रही है, उसको लगातार सुनते रहें, उसको बहुत गंभीरता से लें, और जब ये कहा जाए कि उनको इवैक्यूएट करने की या वहां से जगह छोड़ करके निकलने की जरूरत है, तो प्रशासन के साथ सहयोग करें। दूसरी बात ये कि जो खाद्य पदार्थ हैं, कई बार ऐसा होता है कि बाढ़ से लोगों को नुकसान नहीं होता, लेकिन बाढ़ की वजह से जो कंटेमिनेशन होता है खाने का, उसकी वजह से लोगों को बीमारियां होती हैं, उससे परेशानी होती है। तो इस बारे में एनडीए में भी और सभी राज्य सरकारों ने स्थानीय भाषाओं में डूज एंड डोंट्स, क्या करें क्या न करें, ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका ठीक से बारीकी से अनुपालन करने की जरूरत है। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो आपके जरूरी दस्तावेज, जो जरूरी चीजें हैं, उनको आप प्लास्टिक में रखें और संजो के रखें, ताकि बाढ़ के बाद वो आप उनको दोबारा से इस्तेमाल कर पाएंगे। और बहुत सारी ऐसी सिंपल डूज एंड डोंट्स हैं कि अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां बिजली का तार जा रहा है, तो आपको ये देखने की जरूरत है कि ये तार पानी में तो नहीं गिरा हुआ, कहीं पानी से इलेक्ट्रोक्यूट होने की संभावना तो नहीं है। तो इस बारे में प्रशासन ने हर राज्य में जो क्या करें क्या ना करें, जो मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई है जनता को, जनसाधारण से निवेदन ये रहेगा, उसको गंभीरता से लें और जो भी सलाह दी जा रही है उसका बारीकी से अनुपालन करें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो जिस तरह से कमल किशोर जी बता रहे हैं कि उन दिशा निर्देशों का विशेष तौर पर ध्यान रखें जो सरकार अलग अलग माध्यमों से आपके पास पहुंचा रही है, एनडीए में पहुंचा रही है, एनडीआरएफ पहुंचा रही हैं, कि किस तरह से कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बाढ़ के दौरान, बाढ़ के बाद भी उन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है ताकि नुकसान कम से कम हो सके। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक और मेहमान, एकलव्य प्रसाद जी, मैनेजिंग ट्रस्टी मेघ प्रयाण अभियान से जुड़े हुए हैं। और एकलव्य जी, हमें ये समझाने की कोशिश करें कि मॉनसून जिस तरह से हमने देखा है हर साल जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर या दूसरे और कारणों की वजह से उसका पैटर्न बदलता हुआ दिखता है। गुजरात में इस समय है कि वहाँ पे पूर्वानुमान की बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है आने वाले 2-3 दिनों में। तो कैसे तैयारियां रखनी है और तैयारियों के लिहाज से आपको लगता है क्या कुछ बदलाव हम देख पा रहे हैं जमीन पर? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बाढ़ जो एक आपदा है वो हर एक साल हमारे देश में आता है, चाहे वो पश्चिम भारत हो, चाहे वो पूर्व भारत हो। और जो हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि हम इसको आज के तारीख में भी उससे ओवरकम उसको कर सकें और आने वाले समय में भी इस समस्या का हम एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाल सकें। अभी आपका जो रिपोर्ट आपने बताया उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज उभर के आ रही है और जो हम लोगों ने काफी सालों से बिहार में इस पर बात की है कि कृपया हम बाढ़ को एक सिंगल यूनिट की तरह ना लें। बाढ़ के भी अपने अपने प्रारूप, अपने अपने लक्षण होते हैं। जैसे बिहार में हम लोगों ने लगभग 8 किस्म के अलग अलग बाढ़ को हम लोगों ने चयनित किया है। उसी तरीके से आपके अलग अलग किस्म के बाढ़ यूपी में हो, उड़ीसा में हो, पश्चिम बंगाल में हो, असम में हो। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हम लोगों को ये मान लेना पड़ेगा कि ये बाढ़ जो है वो अलग अलग किस्म के हैं। और जब हम ये मानेंगे तो नेचुरली क्या होगा कि हमारा जो प्रिपेयर्डनेस है, हमारा जो एक रिस्पॉन्स है, वो बहुत ही बारीक हो जाएगा, एक जनरल रिस्पॉन्स नहीं रहेगा।
और ज्यादातर जो समस्याएं आती हैं वो इसी चलते आती हैं कि हमारा एक रिस्पांस जो है वो बहुत ही यूनिफॉर्म रहता है। अब आप चाहे बांधों के बीच में रहें, तटबंधों के बीच में रहें, या आप तटबंध के बाहर रहें, या आप उन नदियों में रहें जो छोटी सहायक नदियां हैं जहां से फ्लैश फ्लड्स आते हैं, या आप उन नदियों में हैं जहां पर रिवराइन फ्लड्स आती हैं। तो हर एक जगह में अलग किस्म के लोग हैं जिनको इम्पैक्ट किया जाता है। तो उनके एकलव्य जी, आप सोशियो क्या ये कह रहे हैं कि जो परिस्थितियां हैं, जो बाढ़ को हम एक यूनिफॉर्म तरीके से ना देखें, उसकी अलग अलग प्रकृति, अलग अलग स्थानीय जो भौगोलिक परिस्थितियां उसके हिसाब से हो सकती हैं, तो क्या उसी लिहाज से हम ये भी समझे कि शहरों में जो अलग तरीके की बाढ़ आने लगी है पिछले 4-5 सालों में, और हम मुंबई का बार बार जिक्र करते हैं और अब उसमें चेन्नई जैसे इलाके, वडोदरा जैसे इलाके भी जुड़ गए हैं, तो इन इलाकों के लिहाज से आप क्या समझते हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं और क्या इन चुनौतियों से हमारा पूरा तंत्र सीख रहा है, अब हम ज्यादा बेहतर इक्विप्ड हैं, तैयार हैं? देखिए, सीखने की जहां तक बात है, हम लोग 2005 में पहली बार शायद बॉम्बे में बाढ़ आई थी। उसके बाद लगातार जब भी बारिश होती है तो वो बाढ़ रिकर करता है। पिछले साल हमारे पटना में बाढ़ आई थी। बिल्कुल। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या कारण है जिसके चलते ये बाढ़ आ रही है, और क्या हम उन कारणों को किसी भी तरीके से एड्रेस कर पाए हैं कि नहीं। क्या हम लोगों ने ड्रेनेज की बात, जो सबसे बड़ी बात होती है कि ड्रेनेज हमारा इम्पीड होता है, ड्रेनेज सही नहीं होने के कारण वाटर लॉगिंग होते हैं, क्या उन चीजों को हम लोगों ने इंकित करके जिन इलाकों में ये होता है, क्या वहां पर हम लोगों ने जाकर कोई इंटरवेंशन किया है कि नहीं। सीखने की जो प्रक्रिया है ये तो एक लंबी प्रक्रिया है, और ये हम जीवन भर भी अगर लगा दें तो हम सीखते रहेंगे। लेकिन सीखने के साथ साथ इसका किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक प्रोडक्टिव आउटकम में, जी। वो हमें देखना बहुत जरूरी हो जाता है, और शायद हम बिल्कुल। लोगों को इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल। कमल किशोर जी, अगर आपसे हम ये समझना चाहें, इंडिया में पूरे देश भर में अपनी भूमिका निभाती है और एक बड़ा काम उसका ये भी है कि वो प्रशिक्षण भी देती है, तो क्या लगता है अगर इस लिहाज से हम समझने की कोशिश करें तो जो एसडीआरएफ हैं, जो राज्यों की एजेंसियां हैं, जो वॉलंटियर्स आप लोग तैयार करते हैं, इसकी कितनी बड़ी भूमिका होने जा रही है, और अब क्या इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम एक लंबे समय से चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो एकलव्य जी ने बात कही, मैं उसके साथ अपनी एकदम पूर्ण सहमति जताना चाहूंगा। जो बाढ़ होती है, ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और गंगा की बाढ़ और घग्गर नदी की बाढ़ और कृष्णा की बाढ़ और माहिन नदी जो गुजरात में चलती है, उसकी बाढ़, सबका प्रारूप अलग है। कोस्टल एरिया में बाढ़ आती है, वो उसका अलग रूप होता है। इंडो गैंजेटिक प्लेन में जो बाढ़ आती है वो अलग उसका रूप होता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम एनडीएमए की तरफ से कितने भी दिशा निर्देश जारी कर दें, स्थानीय स्तर पे जो हमारी तैयारी होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लेवल पे या इससे भी लोकल लेवल पे, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमारी तैयारी स्थानीय स्तर पे होनी चाहिए और स्थानीय हालातों के हिसाब से होनी चाहिए। और कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पे आप बाढ़ को आपदा नहीं मान सकते, क्योंकि अगर बाढ़ नहीं आएगी तो वहां पे उपजाऊ मिट्टी नहीं आएगी और खेत की उपज भी कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसको संपूर्ण तरीके से देखने की जरूरत है, और स्थानीय स्तर पे काम करने के लिए आप कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। पिछले कुछ वर्षों से एनडीएमए ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है आपदा मित्र। उसके जरिए 5000 से ज्यादा स्थानीय स्तर पे वॉलंटियर तैयार किए गए हैं। अब वो वॉलंटियर जो तैयार किए गए हैं उनकी एक मिनिमम जो ट्रेनिंग तो है, लेकिन स्पेसिफिकली स्थानीय मुद्दों के हिसाब से उनको क्या समझ होनी चाहिए, इसको तय करते हैं जिला स्तर के अधिकारी। ठीक है कमल जी, और बिल्कुल बिल्कुल आपको रोक रहा हूं मैं। जरा अपडेट ले लेते हैं अपने संवाददाताओं से। मुंबई का रुख करते हैं। मुंबई से हमारे संवाददाता श्यामा मिश्रा जुड़ रही हैं ताज़ा अपडेट के साथ। वहां पे इस वक्त ये खबर आई थी आज की, कोई नई जल जमाव की खबरें नहीं हैं। हालांकि जिस तरह के मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है।
और श्यामा, अगर आप जुड़ गई हैं हमारे साथ तो हमें ये बताएं कि इस वक्त पूरे महाराष्ट्र के लिए क्या अपडेट है। तो जिस तरह से हम चर्चा भी कर रहे थे अपने विशेषज्ञों के साथ कि अब इस स्तर पे इंडिया में और पूरा तंत्र काम कर रहा है कि कैसे जो स्थानीय स्तर की जो ज़रूरतें हैं, स्थानीय स्तर पे जो भौगोलिक तरीके से अलग अलग परिस्थितियां हैं, बाढ़ की प्रकृति जिस तरह से अलग है, नदियों का तंत्र और उसका पूरा स्वरूप जिस तरह से अलग है, उस तरह से बाढ़ से निपटने की तैयारी की गई है। श्यामा, हम जानना चाहेंगे इस वक्त कि पूरे महाराष्ट्र को लेकर क्या अपडेट है। जी, जिस तरीके से बारिश जो है वो कल दोपहर से रुकी हुई है और आज भी अगर हम बात करें तो छुटपुट बूंदाबांदी हो रही है बीच बीच में, और आज का ये फोरकास्ट भी था कि पूरे दिन में इंटरमिटेंट रेन शावर्स हो सकते हैं और कहीं जगहों पे, कुछ ही जगहों पर आइसोलेटेड प्लेसेस के ऊपर में भारी से ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। लेकिन आज वो पूरे दिन में भारी बारिश हुई नहीं है। मुंबई के अलावा भी जो आसपास हैं, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, ये सब भी जगह हैं जहां पर काफी ज्यादा बारिश एक्सपीरियंस करने के लिए मिले 2 से 3 दिन लगातार, और उसके वजह से काफी सारे लोकेलिटीज में जो निचले हिस्से हैं वहां पर। जी जी, हेलो जी श्यामा, ये बताएं कि जिस तरह से हमने देखा था जो तटीय इलाके हैं वहां पे भारी बारिश हुई थी, उन सब इलाकों में किस तरह से राहत और बचाव कार्यों से संबंधित क्या अपडेट्स हैं? जी, जिस तरीके से जो तटीय इलाके हैं जहां पर नॉर्थ कोकन और साउथ कोकन दोनों को लेके ही चेतावनी जारी की गई थी, एनडीआरएफ की टीम्स जो थे वो स्टैंड बाय पे थी। बीएमसी की बात कर लें तो भी स्टैंड बाय पे थी, बीएमसी के ऑफिशियल्स मुंबई में स्टैंड बाय थे, और अन्य जो लोकल ऑफिशियल्स हैं, जो भी बचाव कार्य के लोग हैं, वो भी सब स्टैंड बाय पे थे। बीचेस के ऊपर में अंदर समुद्र में जाने के लिए जो मछुआरे हैं उन्हें मना कर दिया गया था, वहां ना जाए। और साथ ही अगर जो श्यामा, की बात करें तो समय कई की सारी बेहद कमी जगहों है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कई इलाकों से अच्छी खबरें आई हैं, वहाँ पे ज़्यादा बारिश की खबरें नहीं हैं, लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो महाराष्ट्र और उसके आसपास के इलाकों मसलन गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता देवशी जुड़ गए हैं। देवशी, क्या क्या वहाँ पे तैयारियां हैं, क्योंकि जिस तरह का पूर्वानुमान है मौसम विभाग का, सौराष्ट्र और तटीय इलाकों के आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, गुजरात का जो तटीय इलाका है जो अरब सागर से जुड़ा है, उसमें खास करके सौराष्ट्र कच्छ के जो देवभूमि द्वारका है, पोरबंदर है, जामनगर है और गिर सोमनाथ जिला, और उसके साथ साथ उसके सटा हुआ राजकोट जिला, इन सब जिलों में, और साउथ गुजरात का वलसाड़ और जो सूरत के आसपास का जो एरिया है वहां पे बहुत ही भारी बारिश का अनुमान किया गया है मौसम विभाग के हिसाब से। और उसके तहत प्रशासन जो है, राज्य सरकार है, उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारियां कर ली है, और एनडीआरएफ की जो टीम है वो इन सब जिलों में स्टैंड टू रखा गया है, रिजर्व भी रखा गया है, ताकि अगर कोई भी हालात होते हैं तो उसको पहुंच सकते हैं। कल की एक घटना है कि जो द्वारका जिला के जो देवशी, संक्षेप में अपनी बात बताएं, हमारे पास सब वक्त की कमी है, पूरा करें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो खंभालिया में बहुत 2 ही घंटे में बहुत ज्यादा बारिश पड़ी थी और थोड़े दृश्य भी मिलने थे। तो ऐसा ही पूरा जो प्रशासन है वो उसको डट के सामना करने के लिए अभी रेडी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कमल किशोर जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस वक्त क्या आने वाले वक्त के लिए किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर उत्तर की तरफ बढ़ रहा है जो तेज बारिश का जो पूरा माहौल है, पूरा जो मानसून का जो प्रकृति है, अब उत्तर और उत्तर पश्चिम इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। तो इन इलाकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, जहां तक जो इमीडिएट रिस्पांस की बात है प्रशासन की तरफ से, तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें तैनात कर दी गई हैं। सो प्रशासन की तरफ से जो बचाव कार्य करना होगा उसके लिए हमारी तैयारी है। जो मार्गदर्शिकाएं हमने जारी की हैं, जनसाधारण उनका अनुकरण करें। मैं खास चीज बोलना चाहूंगा हमारे शहरी इलाकों के लिए। हमारे जो शहरी इलाके हैं, यहाँ पे जैसे कि एकलव्य जी कह रहे थे, यहाँ पे फ्लड्स का, बाढ़ का प्रारूप अलग होता है, और यहाँ पे जो स्थानीय सरकारें हैं, जो लोकल निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं,
उन्हें उन्हें कुछ चीजें करने की जो हम हर साल मार्गदर्शिका भेजते हैं, जैसे ड्रेनेज चैनल्स को क्लियर करना, ड्रेनेज चैनल्स को क्लियर करके उससे जो मलबा निकलता है उसको हटा करके बिल्कुल दूर करना, लोकल लेवल पे कमल किशोर जी, मैं माफी चाहूंगा, समय की करना। बेहद कमी है और हमारे साथ एकलव्य जी का आखिरी सवाल आपसे भी मैं पूछ लूं कि जिस तरह से तैयारियों के लिहाज से आपको लगता है, जिस तरह की कोशिशें तमाम एजेंसियां करती आ रही हैं, एनडीए में करता आ रहा है, दूसरी एजेंसियां करती आ रही हैं, आप आश्वस्त हैं कि बेहतर स्थिति इस बार हमारे साथ है जहां तक राहत और बचाव की बात है? इस साल स्थिति थोड़ी और गंभीर है क्योंकि हम दोहरे खतरे के दौरान तैयारी की बात कर रहे हैं। एक तरफ बाढ़ की है और दूसरी तरफ हम कोरोना की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो समय जो हमारा स्ट्रैटेजीज होंगे, हमारे जो एसेट्स हम डेवलप करेंगे, जिस तरीके से हम अपना पूरा प्लान करेंगे, उसमें हमें ये दोनों बात को देखने की बहुत बेहद जरूरी है। और अगर हम ये ना करें तो एक आने वाले समय में हो सकता है कि हम एक दूसरे किस्म की कैटास्ट्रोफी के साथ डील कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। एकलव्य जी, हमारे पास समय की बेहद कमी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कमल किशोर जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।